मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं 9 सितंबर को जो STT के री एग्ज़ाम हुआ था हिंदी के, उसके फर्स्ट पाली के प्रथम 50 प्रश्न के व्याख्या बोर्ड के आंसर के अनुसार कर रहा हूं और आपत्ति वाले प्रश्नों को बता भी रहा हूं कि किन प्रश्नों पर आपत्ति होनी चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध मस्तिष्क से होता है, जो बोर्ड का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या करती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वह शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। ये भी बोर्ड का आंसर सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए, यह स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। ये भी सही है बोर्ड का आंसर। आगे देखिए, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है क्या। तो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चों को सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ। देखिए, बच्चा के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ उनकी भाषा का, उसके पूर्वानुभव का और भावनाओं का सम्मान किया जाता है। जबकि बोर्ड आंसर दिया है खेलने और गाने की आज़ादी हो। खेलना और गाना भी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं उतना ही से केवल खेलने और गाने से बच्चों के सीखने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं होगा, बल्कि उसकी भाषा का, उसके पूर्वानुभव का, उसके भावनाओं में खेलना, गाना, हंसना, रोना, सारी चीज़ें आएगी। तो सबका सम्मान होना चाहिए, उसकी सारी भावनाओं का सम्मान होगा तभी वो सीख पाएगा। तो इसका आंसर ग सटीक है। आप आपत्ति कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए, बोर्ड खो दिया है आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाती है। तो स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाती है, जो बिल्कुल सही है बोर्ड का आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीखने के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए, इसमें जो 3 ऑप्शन शुरू का है वो सब सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा असत्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, RMSA का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बिल्कुल सही है बोर्ड का आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। CCE का तात्पर्य है तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी ग, इसका भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संदर्भ में जो गलत विचारे हैं वह है, इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, गलत है। बोर्ड का भी आंसर यही है, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, शिक्षा में सम्मिलित नहीं होती है वो संसाधन है भूजल संसाधन, इसको शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बोर्ड का आंसर भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है। तो सही हो जाएगा इसका ख आंसर। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। केवल ख आंसर सही है, इसका और आंसर नहीं होगा। बोर्ड का आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके स्मृति दिवस में मनाया था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के स्मृति दिवस में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है बोर्ड का आंसर। अगर शिक्षक दिवस रहता तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में होता। चलिए अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुआ। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जो है 1986 में हुआ था, नई शिक्षा नीति के साथ ही। तो बिल्कुल सही है बोर्ड का आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। इनमें से कौन सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है। तो बच्चों के सिर्फ लिखित आकलन जो है कि इस सीखे समझे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है। चलिए बोर्ड का आंसर भी सही है। आगे देखते हैं। मेरा विद्यालय शीर्षक लेख
राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ है। राजू के लिए कौन टिप्पणी उचित होगा? तो देखिए लेख सही है, अर्थपूर्ण है, सिर्फ व्याकरणिक अशुद्धियाँ है, तो उसे हम उत्साह बढ़ा सकते हैं कि आपने निबंध अच्छा लिखा, आपने निबंध अच्छा लिखा। कहीं कहीं पे व्याकरणिक अशुद्धियाँ है जिसे आप अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है बोध का आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्प्रेरितों के शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो पौलो फ्रेरे बिल्कुल सही है बोध का आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण साथी है किसका? मतलब शिक्षक साथी है किसका? तो देखिए शिक्षक जो है शिक्षण सहयोग संदर्शिका के साथी होता है। बिल्कुल सही है बोध का आंसर। आगे चलिए। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो ये मूल अधिकार में है। ये भी सही है आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी नहीं है? देखिए एक्टिव एजेंसी पूछ रहा है, तो एक्टिव एजेंसी कौन नहीं है? तो रेलवे स्टेशन हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन आकलन मूलभूत तरीके में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मूलभूत तरीके में सम्मिलित नहीं है, वो है शिक्षकों द्वारा आकलन। चलिए सही है बोध का आंसर। सिर्फ छठा का गलत था अभी तक में, अभी तक जितना व्याख्या की है उसमें सिर्फ छठा गलत था। आगे देखिए, बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? ये संदर्भित है, इनमें से गलत विकल्प कौन है? ये संदर्भित है, इसके विषय में गलत धारणा हमको चुनना है। गलत धारणा याद रखिएगा, सही धारणा नहीं पूछ रहा है, गलत। तो देखिए गलत धारणा हो जाएगा बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चों की पहचान करना। यानी आकलन सिर्फ जो है प्रोत्साहन राशि के लिए, बच्चों को पहचान करने के लिए नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा। तो इसका ग ठीक है, बोध का आंसर भी यही है। आगे देखते हैं। चलिए 24वां प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो मातृभाषा का। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास में किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी किसको नहीं लिया जाता है? देखिए उपेक्षा किसका किया जाता है से पूछ रहा है, तो उपेक्षा जैविक पहलू को किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। यदि दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए योग 14 है, अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 14 10 24 का आधा 12, और छोटी संख्या हो जाएगी 14 में से 10 गया 4 के आधा 2, तो 12 दोनों का गुणनफल कहता है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। 27 के देखिए, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है क्या होगा? तो देखिए 31 से कम जब सब अभाज्य को आप जोड़िएगा तो 129 आएगा, और बोध का आंसर भी यही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखिए 24 से विभाजित होने के लिए आपको 8 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं कौन है 8 और 3 दोनों से विभाजित। पहला ऑप्शन के देख लेते हैं, तो 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, तो क के अंकों को जोड़िए, तो यह 3 से विभाजित हो रहा है। अच्छा, 8 से विभाजित होने का नियम है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए, तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 736 है। इसमें देखिए 8 से भाग लग रहा है कि नहीं? 8 नंबर 72, एक बचा, 1 से 16 हो गया, 2 16, यानी लग रहा है अंतिम 3 अक्षर जो 736 है वह 8 से विभाजित हो रही है, और पूरा संख्या 3 से के योग 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये 24 से विभाजित हो गई, यानी ऑप्शन ए सही है, और बोध भी यही आंसर लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा विभाज्य होगी किससे? देखिए किसी भी 3 संख्याओं का गुणनफल कीजिए, प्रथम 3 मतलब कोई 3 गो लगातार संख्या का, तो उसमें एक सम संख्या जरूर होगा और एक संख्या 3 के पहरा में के जरूर हो, चूँकि लगातार 3 है तो हर तीसरा नंबर 3 से विभाजित होती है, तो एक 3 से विभाजित होगा, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, इसका मतलब है कि वह संख्या 6 से विभाज्य अवश्य होगी, तो वह 6 से विभाजित होगी आंसर, जो बोध बिल्कुल सही लिया है।
हाँ, कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि 3 से भी तो विभाजित हो रही है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में बड़ा आंसर लिया जाता है। ऐसे 3 से देखिएगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों में बड़ा आंसर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि 10वीं कक्षा में CBSE में मतलब आर्य सगवाल की 10वीं कक्षा में ये प्रूव भी करना है कि 3 लगातार संख्या 6 के गुणनफल 6 से विभाजित होती है। चलिए, तो ठीक है बोध का आंसर। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5, 8 और 15 का चौथा समानुपाती। 5, 8, 15 का आता था। 5, 8, 15 का चौथा समानुपाती पूछ रहा है, तो x तो हो जाएगा कितना? 5 तिहाई 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, x बराबर 24, यानी 24 आंसर हो जाएगा, यानी घ आंसर हो जाएगा। तो ठीक है आंसर बोर्ड का भी। आगे चलते हैं। दो 264 के 60% किसके बराबर है? तो देखिए 264 के 60% किसके बराबर है, तो सभी को इसके बता में रखे 264 के 60% किसके बराबर है। तो देखिए दिए गए सभी ऑप्शन को इसके बता में रख करके चेक करेंगे, जिससे दोनों बराबर कट जाएगा वही आंसर होगा। यानी एक मरतबे कटेगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों समान है तभी तो एक मरतबे कटा है। तो देखिए इसका सी आंसर होगा 264 का 60% बटा 15% ऑफ 1056। तो देखिए 1056 है, 264 का 60% बता 15% ऑफ 1056 है। तो देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत खत्म, 15 चौके 7। अब अगर 264 से 4 में गुना कीजिएगा तो 1056 आ जाएगी। तो दोनों ऊपर नीचे सेम है, इसका मतलब एक मरतबे कट जाएगा। तो ग आंसर ठीक है, बिल्कुल बोध का आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक आदमी 24 मीटर पूरब गया और 10 मीटर उत्तर चला, तो अब उस कितनी दूरी पर है? देखिए पहले क्या किया है, 24 मीटर पूरब आया है। चलिए यहाँ से चले 24 मीटर पूरब आ गए, इसके बाद 10 मीटर उत्तर गए हैं। कहाँ गए हैं? उत्तर गए हैं, यानी 24 ये हुआ, 10 ये हुआ। तो अब कितना दूरी पर? तो ये हो जाएगा, तो कर्ण हो गया त्रिभुज का, तो 576 और 100, 676 का वर्गमूल 26 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही है बोध का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक आदमी 1400 रुपये का एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। तो देखिए साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 1400 है और हानि हुआ है तो घटा दीजिए 85/100 काट दीजिए, इसको गुना कीजिएगा 1190 रुपये आ जाएगा। बोध का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम n पूर्णांकों का औसत जो होता है वह n+1/2 होता है, तो 40 + 1/2 यानी 41/2 यानी 20.5, यानी बोध का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है आगे देखिए, अगले प्रश्न में चल रहे हैं। एक एथलीट 24 सेकेंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकलता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 200/24 हो जाएगा। और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो हम 18/5 से गुना कर देंगे। चलिए 18/5 से गुना कर दीजिए इसको, तो आंसर आ जाएगा आपका। 5 से काट दीजिए इसको, 40 मरतबे कट जाएगा। इसके बाद 6 चौक 24, 36 18, 4 दाएँ 40 यानी 30 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए और बी मिलकर 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं। बी 20 दिन में अकेले करता है, तो ए कितना दिन में करेगा? देखिए ए + बी कितना है? 20 15 और बी अकेला है 20। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 7, तो ए + बी का एफिशिएंसी हो गया 15 चौका 7 4, और बी का अकेला एफिशिएंसी 3, 20 तिहाई 7। तो ए का कितना बचा? 4 में से 3 गया 1, तो ए की एफिशिएंसी 1 है,
तो 7 एफिशिएंसी पूर्णतः कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन में आंसर हो जाएगा। सही है, 7 दिन। चलिए, यानी 7 दिन सही है आंसर इसका, 7 दिन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलिए, यानी 7 दिन इसका आंसर बिल्कुल सही। आगे, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत की परिमिति 48 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल निकालना है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर 100 होगा तो लंबाई 1 जोड़ 2। अच्छा, परिमिति 48 है तो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होती है परिमिति, तो 48 अर्ध परिमिति हो गया लंबाई जो चौड़ाई, तो अर्ध परिमिति इसका निकाल लेते हैं 24। चलिए 2 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 22, तो 2x बराबर 22, तो x का मान आ गया 11। x का मान क्या आ गया? 11। तो 11 चौड़ाई हो गया तो लंबाई हो गया 13, तो क्षेत्रफल 13 गुने 11 कर लीजिए। 13 का 13, 13 का 14, 143 हो जाएगा आंसर, जो बिल्कुल सही है बोध का आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिन के कितना प्रतिशत 3 घंटा होगा? दिन के कितना प्रतिशत 3 घंटा होता है? 3 घंटा पूछता है, तो 3/24 गुने 100, 3×24 यानी 50/4 हो जाएगा। 50/4 यानी 25/2, 12.5 होगा। क्या होगा? 12.5 हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। तो बोध का ये भी आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक घन में कितने सतहें होती हैं? तो एक घन में 6 सतहें होती है। ठीक है, बोध का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 4500 रुपया का कितना प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5715 रुपया हो जाएगा? तो हो जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा, तो इसका ब्याज हो जाएगा 5715 में से 4500 घटा लीजिए 1215 रुपया। तो हमको निकालना है क्या? दर। तो ब्याज गुने 100 यानी 1215 गुने 100 अब बट्टा मूलधन गुने समय। काट दीजिए, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से ये भी खत्म हो जाएगा, 3 चौकी 12, 3 5 15, 45 से 9 मरतबे क्लियर हो जाएगा, तो 9% आंसर होगा। ख आंसर 40 का ख आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है बोध का आंसर। यानी बोध के आंसर अभी तक आपाती वाला प्रश्न सिर्फ एक ही मिला है, छठा प्रश्न। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों का चयन करना है। तो देखिए बाकी सभी में जो है कि लगले है, एक एक अक्षर छोड़कर, सी के बाद डी और पी के बाद क्यू, एफ के बाद जी, एस के बाद टी, इस तरह अगला में भी आई के बाद जे, बी के बाद डब्लू, लेकिन इसमें ए के बाद बी और एन के बाद पी दे दिया, एन के बाद ओ होना चाहिए, इसलिए यह अलग है। तो 41 का ये आंसर बिल्कुल सही है बोध का। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई, किस भाग में तीनों संघ है? तो देखिए 7 जो है हर चक्कर में पड़ रहा है, तीनों ओर के चक्कर में पड़ रहा है, इसलिए 7 आंसर हो जाएगा। बोध का आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न। सी ए टी को कूट में 31-20 कहते हैं। तो देखिए सी की जगह पर 3 लिया है, एक मतलब एक की जगह पर 1 लिया है, टी की जगह पर 20 लिया है, यानी उसका जो सीरियली नंबर है वही लिया है। तो हम ले लेंगे एन की जगह पर 14, इनके पर क्या लेंगे 14, एक की जगह पर 1, यानी 14 के बाद 1 होना चाहिए। तो 14 के बाद 1 जो है कि 2 गो ऑप्शन में है, 3 गो ऑप्शन में है। चलिए आगे भी देखते हैं। भी हो जाएगा लब यानी 22वां नंबर, तो 22वां नंबर भी हो जाएगा। तो इसके बाद 1 के बाद 22 होना चाहिए। 14 1 22 लिख लीजिए कौन कौन ऑप्शन में है। 14 1 22 2 ऑप्शन में क और घ, तो हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा। आई आर यानी आई 9वां नंबर पर होगा, तो 9वां नंबर, इसके बाद 9वां नंबर आना चाहिए। तो घ में मिल रहा है, अब क भी छटा गया, तो चलिए घ आंसर सही है।
और बुध ने क्या लिया है, तो बुध ने भी यही लिया है, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, यानी राम 5वां नंबर पर है, तो इधर भी 4 गो कैंडिडेट होगा, इधर भी 4 गो कैंडिडेट होगा, तभी तो इधर से भी 5वां है। तो पूरे कैंडिडेट कितना हो गया, 4 4 याद 1 9, यानी पूरे 9 कैंडिडेट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें 12 त्रिभुज है, बोध का भी आंसर सही है। कैसे 12 है से देख लीजिए। आप पहले छोटा, जितना त्रिभुज छोटा छोटा है से पहले देख लीजिए। पहले छोटा देखिए, 1 2 3 4 5, यानी सिंगल त्रिभुज 5 को हो गया। अब डबल में चलते हैं, ये दोनों मिलाकर एक त्रिभुज हुआ 6। चलिए ये दोनों मिलाकर एक त्रिभुज हुआ 7, ये दोनों मिलाकर एक त्रिभुज हुआ 8 हो गया, और ये दोनों मिलाकर एक त्रिभुज हुआ 9 गो त्रिभुज हो गया। अब 3 मिला के चलते हैं, ये तीनों मिलाकर एक त्रिभुज हुआ 10। अच्छा, इसके अलावा ये तीनों मिलाकर एक त्रिभुज हुआ 11, और एक त्रिभुज सबका बाप जो है बड़ा 12, यानी इसमें 12 त्रिभुज मैंने क्लियर गिना दिया, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, यानी 12 आंसर होगा। बुध का आंसर बिल्कुल सही है। यानी आपत्ति वाला प्रश्न अभी तक आपको सिर्फ एक ही मिला है, वो है 6वां प्रश्न। आगे देखिए, इसमें श्रृंखला पूरा करना है। तो देखिए ये तो ऐसे चल रहा है 3 4 4 5 5 6, तो खाली स्थान के बाद आता है, इसका तो अलग हुआ। और इसका देखिए 1 दूना 2 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा रूल से देखेंगे, 1 1 2 2 के बाद 2 बढ़ाया है 4, पहले 1 बढ़ाया है फिर 2 बढ़ाया, तब 3 बढ़ाएंगे, 4 3 7 होगा यहाँ पर, यानी 7 आंसर हो जाएगा सी। बोध का भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति वाली प्रश्न नहीं है। चलिए 47 के देखिए, 47 के देखिए वर्गों को जोड़ दिया है, 2 दूना 4 4 चौका 16 16 4 20, तो आप 20 में वर्ग को जोड़ दिए, 2 दूना 4 3 9 9 4 13 आंसर हो जाएगा सी, यानी ठीक है, बोध का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब 48 प्रश्न पर। दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूरब क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम का उल्टा उत्तर पूरब है, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण आंसर हो जाएगा, सीधी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे होगा। तो देखिए विचार मस्तिष्क में उठता है और बादल आसमान में उठता है, तो इसका सही आंसर आसमान होगा। जबकि बोर्ड पानी दे दिया है, जो गलत है, आप आपत्ति कर सकते हैं। और रीजनिंग के आपत्ति में सिर्फ तर्क देना रहता है, कोई प्रूफ भी नहीं। 6वां क्वेश्चन में आपको प्रूफ लाना होगा किसी न किसी बुक से, पेदागोजी का है, लेकिन इसमें सिर्फ कारण देना पड़ेगा, तो आप आराम से आपत्ति कर सकते हैं। 6वां प्रश्न के भी मिल ही जाएगा आपको, किसी न किसी बुक में उसका प्रमाण मिल जाएगा। देखिए तो इसमें तो तर्क आराम से मिल जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, मस्तिष्क का जो विचार से है वही बादल का किससे, तब पानी से होता है, तब पानी से हो जाता है कि मस्तिष्क में विचार रहता है तो बादल में पानी रहता है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे है, तो क्वेश्चन जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसका सही आंसर आसमान होगा, जो बिल्कुल सही है। बोर्ड गलत दिया है, आप आपत्ति कर सकते हैं, यानी आपत्ति वाला दूसरा प्रश्न मिल गया आपको। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। हाँ, श्रृंखला पूरा करना है, तो देखिए इसमें वर्गों के जोड़ में दोनों नंबर भी जोड़ दिया गया है। 9 9 81, अतिथि 64, और इसमें 9 17 जोड़ दिया तो 162 आ गया है। तो आप भी जोड़ दीजिए, अतिथि 64 और 13 169, यानी 64 169, और इसमें और जोड़ना क्या है, 13 21 जोड़ दीजिए। 9 4 13 14, 6 12 2 14 1 15 1 1 2, यानी 254 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 254। बोध का भी सही है। चलिए इस तरीके से 50 प्रश्न का मैंने व्याख्या कर दिया, और ये भी बता दिया किस प्रश्न पर आपत्ति हो सकती है। अगले वीडियो में आगे के पूरा कर दूंगा, और इसके बाद अगली दूसरी पाली का भी कर दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।